Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Chemistry Classes. मैं हूँ रश्मि. In this video we will discuss about valence bond theory of coordination chemistry. Okay, ये theory हमें ये बताती है कि किसी coordination compound का या complex का हम hybridization कैसे निकालेंगे, और जब ये हाइब्रिडाइजेशन निकल जाता है तो हम आसानी से ये बता देते हैं कि कॉम्प्लेक्स का शेप कैसा होगा. ओके, ये दो चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जो कि हम इस थ्योरी से निकाल सकते हैं. जैसे कि एक होता है मैग्नेटिक बिहेवियर, एक चीज़ और होती है जैसे कि मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी हो गई. हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कैसा है, इनर है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है. और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि हम इस थ्योरी के हेल्प से निकाल सकते हैं. ओके, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो भी इससे रिलेटेड हैं इंक्लूडिंग एक्सेप्शंस, सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में यहाँ पे इस वीडियो में पढ़ेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मेनली हमें बताती क्या है. तो ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है मेनली हमें ये बताती है कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स है, जो भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, उसका शेप कैसा होगा. और ये जो शेप होता है इसको हम हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू निकालते हैं. ओके, आपको पता होगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है. सिंपल सा केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने इसे डिटेल में पढ़ा हुआ है. फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक सिंपल लाइंस में कि होता क्या है. जनरली इंटर मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन. जो भी ऑर्बिटल्स होते हैं अगर उनको इंटरमिक्स किया जाए तो कुछ नए टाइप के ऑर्बिटल्स बनते हैं. क्या होंगे, नए टाइप के ऑर्बिटल्स बनेंगे. इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन. और ये जो नए ऑर्बिटल्स बनते हैं इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. नए ऑर्बिटल्स को क्या कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन का कि इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन. आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन देयर इज फॉर्म न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ओके, सिंपल हाइब्रिड होता क्या है. मान लो कि मान लो कोई एक स्पीसीज़ है और ये कोई दूसरी स्पीसीज़ है. जब इन दोनों को आपस में इंटरमिक्स किया जाता है ना तो एक तीसरे टाइप की स्पीसीज़ बनती है. ये जो तीसरे टाइप की न्यू स्पीसीज़ बनती है इसी को कहा जाता है हाइब्रिड. क्योंकि आपने केमिस्ट्री में ही नहीं बहुत सारी जगह पे हाइब्रिड वर्ड सुना होगा. तो एक जनरल कॉन्सेप्ट होता है ये इसका, हाइब्रिड का. और जो केमिस्ट्री में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं वो ऐसे बनता है कि मान लो ये कुछ ऑर्बिटल्स हैं. ओके, मान लो ये एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल्स है. मान लो हमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं. 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने हैं तो मान लो एक एस ले लिया और 2 पी का ले लिया, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए. ठीक है, एक एस हो गया और 2 पी हो गया, तो इसका नए ऑर्बिटल का नाम क्या हो जाएगा, sp2. क्या हो जाएगा इस नए ऑर्बिटल का नाम, sp2. ये जो नए ऑर्बिटल्स बने हैं इसको हम क्या कहेंगे, इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को क्या कहेंगे, इस ऑर्बिटल्स को हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ओके, ये तो क्या है, सिंपल ऑर्बिटल्स हैं, कॉमन टाइप के ऑर्बिटल्स हैं. पर ये जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे इसको हम क्या कह देंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, तो इसी हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के थ्रू बनते हैं. ओके, तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था हाइब्रिडाइजेशन का. अब हम लोग देख लेते हैं कि ये थियरी हमें क्या बताती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू दिस थियरी coordination bond formed by the overlapping of vacant hybrid orbitals of central metal atom with completely filled orbitals of ligands. ये थियरी भी बताती है कि जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है वो कैसे बनता है, कैसे बनता है. तो वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल ले लेते हैं किसका, लिगेंड का. इन दोनों का जब आपस में ओवरलैप कराते हैं
तो ओवरलैपिंग से क्या बनता है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेंट्रल मेटल एटम का हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमने पहली प्रॉपर्टी सेंट्रल मेटल एटम की यही पढ़ रखी है कि सेंट्रल मेटल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। अगर वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बना पाएंगे। ओके, तो जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं वे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बनाते हैं, बहुत ही या फिर बहुत ही रेयर बनाते हैं, बहुत ही रेयरली। ओके, तो ये एक जनरल ट्रेंड होता है सेंट्रल मेटल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। अब यहाँ पे लिगेंड है, मान लो यहाँ पे 3 लिगेंड्स लिए गए हैं, 3 लिगेंड्स हैं और सारे के तीनों के पास एक एक कम से कम एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हम तीनों के लिए एक एक ऑर्बिटल बना लेते हैं। मान लो ये लिगेंड 1 का ऑर्बिटल है, ये लिगेंड 2 का ऑर्बिटल है और ये लिगेंड 3 का ऑर्बिटल है, तो तीनों के पास एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें हम क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। अब सिंस यहाँ पे 3 लिगेंड है तो हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कितने चाहिए, 3 ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो यहाँ से हम 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे। मान लो ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, ये d ऑर्बिटल है, तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए एक s ऑर्बिटल ले लेंगे और 2 p ऑर्बिटल ले लेंगे। एक s और 2 p मिलके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो ये वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ही बनाएंगे, बस इनका नाम क्या हो जाएगा, sp2। अब इस sp2 के बेसिस पे हम क्या करेंगे, आसानी से शेप भी बता सकते हैं। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के थ्रू ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। तो अब यहाँ पे इनकी क्या कराएंगे, ओवरलैपिंग। ये जो वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम है और ये जो कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड है, इन दोनों की जब ओवरलैपिंग होगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, किसके बीच में, लिगेंड के बीच में और मेटल के बीच में। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे जो लिगेंड होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और मेटल क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम विथ कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ लिगेंड्स। ओके, क्लियर है इतना। यही प्रोसेस का यूज़ करेंगे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालने में और फिर हम क्या बता देंगे यहाँ पे, शेप। ओके, तो देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी, इस थ्योरी का नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट है इस थ्योरी का, when outer d orbitals of the metal ion take part in hybridization, the complex is called outer orbital complex, and when inner n-1 d orbitals of metal ion used in hybridization, the complex is called inner orbital complex or low spin complex। तो outer orbital complex और inner orbital complex क्या होते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है, इसके पास जो ऑर्बिटल्स हैं वो कौन कौन से फील्ड हुए, मान लो 4s पहले फील हुआ, फिर कौन फील हुआ, 3d फील हुआ, उसके बाद से 4p फील हुआ, उसके बाद से 4d फील हुआ। अब मान लीजिए कि जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है उसमें 4d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, 4d, ये यहाँ पे 2 टाइप का d है, तो इसको हम क्या कह देंगे, ये आउटर d है और ये क्या है, इनर d है। तो आउटर डी है, अगर ये इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडाइजेशन में तो इसको हम क्या कह देंगे, कॉम्प्लेक्स जो इससे बनेगा उसको क्या कह देंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और अगर 3d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है हाइब्रिडाइजेशन में, 4d नहीं इन्वॉल्व होता है, 4d का कोई यूज़ नहीं होता है, सिर्फ 3d का यूज़ करेंगे, तो जब 3d से बनेगा तो इसको हम क्या बोल देंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ओके, जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड तो वहाँ पे और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बस अभी के लिए इतना ध्यान में रखिए, अगर 4d यानी कि आउटर यूज़ करेंगे तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, 3d यानी कि इनर d ऑर्बिटल यूज़ करेंगे तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। देखिए, जो अगर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें नंबर ऑफ ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, और अगर उसमें नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो वहाँ पे क्या बनेगा, वहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स
बनेगा। अब ये हाई स्पिन और लो स्पिन क्यों है? आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसमें एक इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है वो कैसी होती है? +½ होती है, और दूसरे की क्या होती है? -½ होती है। तो जब ये +½ और -½ को जोड़ेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं? कैंसिल। यानी कि जो स्पिन वैल्यू आती है वो कितनी आती है? 0। इसी तरह से इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी? 0। ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं तो इनकी भी वैल्यू कितनी आएगी? 0। यानी कि ओवरऑल जो स्पिन की वैल्यू आती है यहाँ पे क्या आती है? 0 आती है। और अगर यहीं पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनकी जो स्पिन वैल्यू है या तो ये +½ होगी या तो -½ होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन इनका नहीं है, दूसरा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनका नहीं है, तो या तो +½ या तो -½ हम मान लेते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? +½ है, तो इसकी भी कितनी होगी? +½ इसकी भी +½ और इसकी भी +½ तो इन चारों को जोड़ेंगे +½ मिला के तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? टोटल वैल्यू हो जाएगी 2। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उनकी वैल्यू 0 आ रही है और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उनकी वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। तो जाहिर सी बात है इसकी स्पिन क्या है? हाई है, इसकी स्पिन क्या है? लो है। तो ये एक जनरल ट्रेंड भी देखा गया कि जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मतलब कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, और जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। दैट मीन्स कि उनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है थ्योरी में कि मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्स। अगर सेंट्रल मेटल एटम के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उनका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा? वो डायामैग्नेटिक होगा। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है तो कैसा होगा उनका बिहेवियर? पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप ध्यान रखेंगे। अब दूसरी चीज़ पूछता है कि मैग्नेटिक मोमेंट बताइए क्या होगा अगर हमारा जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो डायामैग्नेटिक आता है, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो हो जाएगा सीधे से 0। पर अगर पैरामैग्नेटिक है तो उसके लिए यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इसके थ्रू हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे और बताएंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है म्यू इज इक्वल्स टू, मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो म्यू इज इक्वल्स टू n+2 bm। bm क्या होती है? ये मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट होती है। ओके, जिसको कहते हैं बोहर, क्या कहते हैं? बोहर मैग्नेटॉन। ये मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट होती है। ओके, मान लीजिए कि दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, म्यू आराम से निकाल सकते हैं। एन यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो √2, यहाँ पे 2 और क्या है? +2। इनकी जब वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा √8 बोहर मैग्नेटॉन। अगर ये पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो एन की वैल्यू हम 0 रख देंगे, तो सारी वैल्यूज़ क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हम आसानी से मैग्नेटिक बिहेवियर भी बता सकते हैं और मैग्नेटिक मोमेंट भी बता सकते हैं। क्लियर है इतना? नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है ज्योमेट्री, कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है उसकी हम ज्योमेट्री कैसे बताएंगे। तो इसके लिए है ज्योमेट्री ऑफ कंपाउंड कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। जो भी उस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा उसके बेसिस पे हम उसकी ज्योमेट्री बता सकते हैं। कैसे? जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा उसके बेसिस पे हम उसका हाइब्रिडाइजेशन बता देंगे। अब जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा उसके बेसिस पे हम क्या बता देंगे? उसकी ज्योमेट्री यानी कि शेप बता देंगे कि कैसा है। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो सबने निकालना सीखा हुआ है। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है हाइब्रिडाइजेशन की, या तो sp3 होगा या तो dsp2 होगा। अगर sp3 है तो उसकी ज्योमेट्री यानी कि शेप क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा, और अगर dsp2 है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? स्क्वायर प्लेनर होगी। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा और उसका ज्योमेट्री कैसा हो जाएगा? ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा। और अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है तो यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन की 2 पॉसिबिलिटी है, या तो sp3d2 होगा या तो d2sp3 होगा। हाइब्रिडाइजेशन इसका तो डिफरेंट होगा पर स्ट्रक्चर यानी कि ज्योमेट्री क्या होगी? सेम होगी। क्या आ जाएगी? ये ऑक्टा
ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो ज्योमेट्री इसकी ऑक्टाहेड्रल। तो आप ये जो चार्ट है इसको आप मेमोराइज कर लेंगे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये बनेगा कैसे। मान लीजिए आपसे कह दे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो भी स्ट्रक्चर आया है आप उसको बनाइए, ठीक है। तो बनाएंगे हम इस तरीके से। मान लीजिए हमें टेट्राहेड्रल बनाना है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का। मान लीजिए टेट्राहेड्रल है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बीच में जो भी मेटल होगा, मेटल एक लिगेंड यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ। इनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है 109.5 डिग्री। तो ये जो स्ट्रक्चर हो जाएगा ये कहलाएगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, यानी कि कैसा हाइब्रिडाइजेशन, sp3। और अगर यहीं पे मान लीजिए कि क्या है, DsP2 है, इसका स्ट्रक्चर मान लीजिए हाइब्रिडाइजेशन मान लीजिए DsP2 है, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेटल और यहाँ पे हो जाएगा लिगेंड, ठीक है। तो इनको आपस में हम जोड़ देंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा और ये हो जाएगा sp3 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर हम इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर्स क्या थे, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आता है यानी कि हाइब्रिडाइजेशन sp3d आता है, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो इसके स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं हम आसानी से। यहाँ पे एक लिगेंड यहाँ पे 5 लिगेंड होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है। एक लिगेंड यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चर, ये हो जाएगा ट्राइगोनल। ये क्या हो गया, ये ट्राइगोनल, और ये इसको यहाँ से जोड़ देंगे, ये हो जाएगा बाई पिरामिडल। तो ये स्ट्रक्चर भी हम बना सकते हैं, ठीक है। और लास्ट क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जिसका कि स्ट्रक्चर क्या आ रहा था, ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल भी बना सकते हैं। मान लीजिए आपका जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसका सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे लिख लेंगे, ये उसका हो जाएगा लिगेंड, एक लिगेंड यहाँ पे, एक लिगेंड यहाँ पे और एक लिगेंड यहाँ, और दो, एक ऊपर एक नीचे। तो ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, किसका, ऑक्टाहेड्रल का। तो ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हम इस तरीके से बना सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ओके, क्लियर है इतना। चलिए चलते हैं अपने चार्ट के पास। तो आप ये जो चार्ट है इसको अच्छे से मेमोराइज ज़रूर कर लीजिए, इसके बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये आपको याद रहना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट है ये, ठीक है। तो चलते हैं आगे, फिर देखते हैं क्या है। इसी में आगे देखते हैं कि जो नेक्स्ट है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिगेंड। यहाँ पे लिगेंड्स को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। एक पार्ट है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स का, ओके। और जो सेकेंड पार्ट है, जो सेकेंड कैटेगरी है वो किसकी है, वीक फील्ड लिगेंड्स की। अगर जो लिगेंड्स है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम के साथ, अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड कैटेगरी का है तो इसके प्रेजेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है। और अगर वीक फील्ड कैटेगरी का है तो वहाँ पे कोई भी पेयरिंग नहीं होगी। मान लीजिए कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि अनपेयर्ड फॉर्म में है, ओके। तो अगर इस कैटेगरी का स्ट्रॉन्ग फील्ड कैटेगरी का लिगेंड होगा तो यहाँ पे क्या हो जाती है, पेयरिंग। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ये 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। बट वीक फील्ड लिगेंड्स अगर है तो उनकी कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये चारों के चारों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ओके। तो पेयरिंग कैसे होगी कैसे नहीं होगी इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो सीख जाएंगे, ओके। अब लिगेंड्स कैसे कैसे हैं जिन्हें स्ट्रॉन्ग फील्ड कैटेगरी में रखा गया है और वीक फील्ड में रखा गया है। तो जनरली जो लिगेंड कार्बन कंटेनिंग लिगेंड्स हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगेंड्स हैं, इस 2 लिगेंड्स को, कार्बन कंटेनिंग और नाइट्रोजन कंटेनिंग को स्ट्रॉन्ग फील्ड की कैटेगरी में रखा गया है। और जो ऑक्सीजन कंटेनिंग और हैलोजन कंटेनिंग लिगेंड्स होंगे उनको किस में रखा गया है, वीक फील्ड लिगेंड की कैटेगरी में रखा गया है। तो ये एक जनरल ट्रेंड है कि जो कार्बन कंटेनिंग लिगेंड्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं, फिर ऑक्सीजन कंटेनिंग, और सबसे वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं हैलोजन कंटेनिंग लिगेंड्स, ओके।
तो यहाँ पे एक सीरीज़ है, इसको आप याद कर लें, जो कि आपको कैलकुलेशन में आसानी होगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं सीरीज़ है कि जो सबसे आगे यानी कि CO, ये क्या होगा, CO ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, और ये जो लास्ट में I माइनस यानी कि हैलोजन है, आयोडाइड माइनस, ये क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड के बेसिस के ऑर्डर पे इनको क्या किया गया है, अरेंज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आप जनरल देख सकते हैं कि ये जो H2O है, H2O के आगे यानी कि जो ये NCS IDTA है, NH3 NO2, जितने भी CO हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं। और जो ये H2O के इधर है यानी कि जो राइट साइड में है, ये सारे के सारे क्या है, वीक फील्ड लिगेंड्स हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बना दें तो आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में पहले है यानी कि ये जो लिगेंड्स हैं CO CN C6H5, ये सब क्या है, कार्बन कंटेनिंग लिगेंड्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे सबसे स्ट्रॉन्ग हैं। फिर ये नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगेंड्स हैं, इसमें भी नाइट्रोजन होता है, पिरिडीन होता है, EDTA इसमें भी नाइट्रोजन होता है, NCS यहाँ पे भी नाइट्रोजन है। तो ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं। उसके बाद से यहाँ पे ऑक्सीजन कंटेनिंग लिगेंड्स आते हैं, उसके बाद से ये हैलोजेंस हो गए। ठीक है, ये हैलोजन कंटेनिंग लिगेंड्स हो गए जो कि सबसे वीक फील्ड के होते हैं। और इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। एक्सेप्शंस क्या होते हैं कि कहीं कहीं पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हुए भी पेयरिंग नहीं होती है, और वीक फील्ड लिगेंड होते हुए भी पेयरिंग हो जाती है। तो वो एक्सेप्शंस क्या है उसको हम पढ़ेंगे। ओके, और वहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं, तो हम वो कंडीशंस भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट। ये सीरीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। जब तक आपको याद नहीं रहेगा कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कैटेगरी का है, कौन सा वीक फील्ड कैटेगरी का लिगेंड है, तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जब पता ही नहीं होगा तो आप पेयरिंग कैसे कराएंगे। ठीक है, पता कैसे चलेगा कहाँ पेयरिंग करानी है, कहाँ पेयरिंग नहीं करानी है। तो ये आपको सीरीज़ जो है थोड़ी याद रहनी चाहिए। अब जो है, अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे जो क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया जाता है आपको। ठीक है, और वहाँ पे कहा जाता है इस कंपाउंड का आप शेप निकालिए। ठीक है, पहली चीज़ आएगा, कहेगा आपसे शेप निकालिए। दूसरी चीज़ हमें जो निकालनी होगी वो क्या निकालनी होगी, हाइब्रिडाइजेशन निकालनी होगी। तीसरी चीज़ आपको निकालने के लिए कहा जाएगा मैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, और क्या, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, और क्या निकालना होगा हमें, मैग्नेटिक मोमेंट। ये मेजर चीज़ होती है जो हमें किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से निकालने के लिए कहा जाता है, और ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते भी हैं। ओके, तो हम सब निकालना सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस पे। यहाँ पे क्वेश्चन है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है NiCO4, इसका हम सारी प्रॉपर्टीज़ निकाल के देखते हैं। यहाँ पे साइड में सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई है जो हमें निकालनी है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोऑर्डिनेशन है, नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर है, ये आप यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसे भी निकाल सकते हैं। इसको निकाल लेंगे तो आपको आगे की प्रॉपर्टीज़ के बारे में निकालने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये आपको निकालने आना चाहिए, इसे हमने निकाला डिटेल में प्रीवियस वीडियोज़ में सिखाया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे NiCO4 है, अगर हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें, ओके, तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि नंबर ऑफ, क्या बताया था यहाँ पे फॉर्मूला, नंबर ऑफ लिगेंड्स मल्टीप्लाइड बाई इट्स डेंटिसिटी। डेंटिसिटी मतलब उसके पास कितने डोनर साइट्स हैं, वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे कितने हैं नंबर ऑफ लिगेंड्स, 4, तो यहाँ पे हम 4 लिख लेंगे, मल्टीप्लाइड बाई डेंटिसिटी। CO कैसा लिगेंड है, CO जो है ये एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, यानी कि इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है डोनेट करने के लिए। तो डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 1 हो जाएगी। तो हम क्या लिख लेंगे, 1। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने से हमें क्या फ़ायदा हुआ, हमें ये पता चल गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया तो जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, वो या तो ये sp3 होगा या dsp2 होगा। इतना क्लियर हो गया किससे, कोऑर्डिनेशन नंबर से।
और कोऑर्डिनेशन नंबर से एक चीज़ ये भी पता चलता है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, यानी कि हमें सेंट्रल मेटल एटम के 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए होंगे इन चारों लिगेंड से ओवरलैपिंग के लिए। ठीक है, कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए होंगे? 4, जिसके बेसिस पे हम क्या निकाल लेंगे? ये हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर sp3 आएगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। dsp2 आता है तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट इसमें जो निकालना है वो क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ये भी हमें निकालना आता है। किसका निकालना है? सेंट्रल मेटल एटम यानी कि निकल का, Na का। तो उसका निकालने के लिए इसके लिए हम उसका क्या मान लेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर x मान लेंगे, प्लस कितने CO है यहाँ पे? 4। CO पे कितना चार्ज होता है? CO एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसके पास सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इस पे चार्ज नहीं होता है। तो चार्ज नहीं होता है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 0। ठीक है, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। यानी कि यहाँ निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा? 0, यानी कि निकिल पे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ से दो चीज़ें क्लियर हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4 और ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 0। अब हम निकालना सीखते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, कैसे निकालेंगे इसका। ओके, तो देख लेते हैं। जो निकिल होता है, निकिल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28। कितना होता है? 28। तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे निकिल का। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा ऑर्गन। ऑर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18। ऑर्गन के बाद से आता है यहाँ पे 4s2। 18 और 2 कितना हो जाएगा? 20। और उसके बाद से 3d ले लेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर देंगे, कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, तो ये आपको आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 18 ऑर्गन्स के इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 और 8 मिलके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? निकल के 28 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसको बोलते हैं हम ग्राउंड स्टेट। लेकिन यहाँ पे निकल एक्साइटेड स्टेट में जाता ही नहीं है, मतलब कि उस पर क्या है? पावर चार्ज कितना है? इस पर 0 है। तो 0 चार्ज है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो एज इट इज़ हम इसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर यहाँ से कोई चार्ज होता, कोई इलेक्ट्रॉन निकलता, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद से फिर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते। पर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यानी कि निकल ग्राउंड स्टेट में ही है, तो सीधे हम उसका आप क्या बनाएंगे? ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। 4s 3d, उसके बाद से क्या आता है? 4p एंड 4d। तो पहले हम यहाँ पे 3d का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखिए 3d जो है 4s से क्या होता है? पहले आता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले 4s में फिल होता है, फिर 3d में फिल होता है। बट अगर हम ऑर्बिटल वाइज सीरीज करेंगे तो 3d का ऑर्बिटल 4s के ऑर्बिटल से पहले आता है, बस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पहले 3d में जाते हैं। ओके, तो हम यहाँ और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन फिल किया हुआ है, इसलिए 4s तो पहले लिखा है। हम यहाँ पे ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसलिए पहले हम यहाँ पे 3d लिखेंगे। ठीक है, पहले 3d बना होगा तभी तो फिर 4s और 4p बना होगा। ओके, तो फिर यहाँ पे हमने 3d लिख लिया। 3d ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। हमने यहाँ 3d ऑर्बिटल बना लिया। 3d के बाद क्या कौन सा ऑर्बिटल बनाया? 4s ऑर्बिटल। 4s ऑर्बिटल के बाद से कौन सा आता है? 4p ऑर्बिटल। ठीक है, तो 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। इनको भी हम फिल कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो अब हम ये देखते हैं निकिल के साथ जो लिगेंड यानी कि CO जो यूज़ हुआ है वो कैसा लिगेंड है। तो CO कैसा लिगेंड है? कार्बन कंटेनिंग लिगेंड है। तो कैसा लिगेंड हो गया? ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो गया। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने का क्या मतलब हो गया? कि यहाँ पे पेयरिंग होगी। तो पेयरिंग होगी ही होगी, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है। तो हम यहाँ पे क्या करा देते हैं? पेयरिंग करा देते हैं। पेयरिंग क्यों कराएंगे? क्योंकि यहाँ पे जो लीजेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीजेंड है। ठीक है, तो करा देते हैं पेयरिंग। तो ये आउटर ऑर्बिटल से पेयरिंग करा देते हैं। ठीक है, आउटर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे? पेयरिंग के लिए आएंगे। एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। तो ये ऑर्बिटल क्या होगा? वैकेंट हो जाएगा। तो फिर से हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हो जाएगा 3d,
जिसमें कि सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं, पेयर्ड हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में इनकी पेयरिंग हो गई है। जब पेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, पेयरिंग में पहले आउटर इलेक्ट्रॉन से ही स्टार्ट करते हैं पेयरिंग करना, ठीक है, तो ये आउटर इलेक्ट्रॉन है, पेयरिंग इन्हीं से स्टार्ट होगी। तो पेयरिंग हो गई तो ये दोनों तो यहाँ चले आए, ये दोनों यहाँ चले आए, तो यहाँ पे वैकेंट, ये ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा, और फिर क्या बचेगा यहाँ पे 4s एंड 4p, ठीक है। तो ये हो गया 3d, ये हो गया 4s और ये हो गया 4p। अब हमें कितने वैकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था, 4, यानी कि लिगेंड्स कितने हैं CO के, 4, तो 4 लिगेंड्स हैं जिनके पास एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स हैं, ओके। तो हमें यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल कितने चाहिए, 4 चाहिए होंगे, तो हम यहाँ पे 4 ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन यानी कि ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग करा लेते हैं। इंटरमिक्सिंग को ही हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होगा, इंटरमिक्सिंग होगी ऑर्बिटल्स की और नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे। ये क्या है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इनका नाम क्या हो जाएगा, एक s है, 3 p है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, sp3। अब यहाँ पे ये फील्ड लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल और सेंट्रल मेटल यानी निकल के वैकेंट ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेंगे और फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमें निकल के आ गया कि हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आया, sp3, क्लियर है। sp3 का मतलब क्या हो गया कि स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। यहाँ पे कोई भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक, ओके। डायामैग्नेटिक हो जाएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि म्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इतनी सारी चीज़ें निकल गई, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं, ओके। चलते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था, 4, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया था, 0, हाइब्रिडाइजेशन जो हमने निकाला वो कितना आया, sp3 आया, ओके। अब यहाँ पे शेप क्या हो जाएगा, शेप जो होगा वो हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल, क्लियर है। जब हम हाइब्रिडाइजेशन वाला प्रोसेस दिखाएंगे तो जितना भी हमने ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाया उसको यहाँ पे शो कर देंगे एग्जाम में, ठीक है, डायरेक्ट sp3 नहीं लिखेंगे। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक बिहेवियर हो जाएगा इसका डायामैग्नेटिक, क्योंकि वहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे। डायामैग्नेटिक होता है तो उसके लिए म्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे नीचे जो है वो क्या लिखा हुआ है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी लिखा हुआ है, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं, इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2s+1, ठीक है। इसके लिए हमने आपको थोड़ा सा बताया भी था कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो इसके लिए वैल्यू क्या होती है, st या +½ या -½ तो वहाँ पे भी क्या था, वहाँ पे तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं थे, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, तो s की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। तो अब यहाँ पे हम s की वैल्यू रखेंगे 2s+1 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 0+1, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू क्या लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड NiDMg2, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब ये DMg कहाँ है, क्या है DMg, ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड कैटेगरी का लिगेंड है, ओके। और ये जो DMg है कैसा लिगेंड होता है, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग लिगेंड होता है। और दूसरी चीज़ कि कैसा लिगेंड होता है, ये एक बाइडेंटेट लिगेंड होता है, यानी कि इसके पास कितने साइट होते हैं, 2 डोनर साइट होते हैं, ओके। अब DMg तो शॉर्ट में लिखा है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो, क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो, ये इसका नाम हो जाएगा फुल नेम। शॉर्ट में इसको हम क्या लिखते हैं, DMg लिखते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा होता है
और एक चीज़, इसके डोनर साइड 2 होते हैं और इस पर चार्ज कितना होता है, -1 चार्ज होता है, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, Dmg-1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा टिपिकल होता है। इसमें 2 नाइट्रोजन होते हैं जो कि एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनके पास होता है जो कि डोनेट करते हैं। यही दोनों इनके 2 डोनर साइट्स होते हैं। दोनों नाइट्रोजन से एक OH जुड़ा होता है। ठीक है, और यहाँ से एक डबल बॉन्ड जुड़ा होता है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप होता है और यहाँ पे भी एक मिथाइल ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये इसका एक जनरल स्ट्रक्चर होता है किसका, DMG का। जब ये मेटल से, मान लीजिए ये सेंट्रल मेटल एटम है, तो ये सेंट्रल मेटल एटम से क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, यानी कि एक DMG जो होता है, जो कि बाइडेंटेट लिगेंड है, जिसके पास 2 डोनर साइट होते हैं, वो एक मेटल के साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर से, DMG2 है तो एक DMG ये हो गया, एक DMG इधर हो जाएगा, जो कि क्या बनाएगा, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो एक DMG लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है एक मेटल के साथ, और ये जो मेटल है इसके पास टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएंगे, टोटल 4, 1 2 3 4, टोटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 4। तो जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं वही उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, तो ये 4 क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो हम इसको निकाल भी सकते हैं। तो अब चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, इतनी सारी चीज़ें हमें DMG के बारे में पता हो गई, तो निकालते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, नंबर ऑफ लिगेंड्स। नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 2। उसके बाद क्या होती है, डेंटिसिटी। DMG की डेंटिसिटी क्या हो जाएगी, हमने क्या बताई, 2 डोनर साइट होते हैं, तो डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी, 2। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आया, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, दूसरी चीज़ है ऑक्सीडेशन नंबर, इसे भी निकाल लेते हैं। एनाइक ऑक्सीडेशन नंबर मान लिया x, प्लस DMG कितने हैं, 2। DMG पे कितना चार्ज होता है, हमने भी आपको बताया, -1 चार्ज होता है, इज इक्वल्स टू 0। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 का माइनस होने मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, इधर जाएगा तो +2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2, यानी कि निकल पे कितना चार्ज है, +2। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसके पहले जो हमने निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था कितना आया था, 0, यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं था। हमने जो भी इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाया वो ग्राउंड स्टेट में ही बनाया, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो हम इसका एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिटल स्ट्रक्चर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ हमें निकालनी है वो है हाइब्रिडाइजेशन, तो इसको भी निकालते हैं। 2 चीज़ें हमें पता चल गई, कोऑर्डिनेशन नंबर जो कि 4 है, ऑक्सीडेशन नंबर जो कि +2 है। अब हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देख लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले जो है हम लिखेंगे निकिल का एटॉमिक नंबर और उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक नंबर एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका क्या हो जाएगा, 18 ऑर्गन, उसके बाद से क्या होता है 4s2, और उसके बाद से क्या होता है 3d8। ये इसका जो कन्फिगरेशन हो गया, किस में हो गया, ग्राउंड स्टेट में, जब कोई भी इस पर चार्ज नहीं है। ठीक है, तो जब चार्ज आ जाएगा तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। चार्ज भी कितना आया है, +2, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। 28 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 26। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो कहाँ से जाएंगे, ये आउटर ऑर्बिटल 4s से जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिल पहले 4s में होता है, किससे, 3d से, क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है। ये हमने डिटेल में पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कहाँ से निकलेगा, पहले 4s से, क्योंकि ये क्या है, आउटर ऑर्बिटल है। तो हम इसका एक्साइटेड स्टेट में कन्फिग्रेशन लिख लेंगे, ये हो जाएगा आर्गन, 18 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 4s से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, कितने इसमें 3d में बचे, टोटल आप काउंट करेंगे 18 और 8 कितने हो जाएंगे, 26। और यहाँ पे 4s जो है वो क्या होता है, एम्प्टी होता है। आगे 4p भी होगा, वो भी क्या होगा, एम्प्टी होगा। तो अब हम इनका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। 3d पहले आएगा, ठीक है, तो हम 3d को लिख लेते हैं। उसके बाद से क्या आएगा, 4s आएगा, हम 4s लिख लेते हैं। उसके बाद से कौन सा ऑर्बिटल आएगा, 4p आएगा, 4p भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं।
अब 3D में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिल कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे क्या है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अभी हमने पढ़ा कि DMG किस कैटेगरी का है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो क्या कराएगा, ये पेयरिंग कराएगा। ठीक है, पेयरिंग कराएगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ जा कर के पेयर्ड हो जाएगा। पेयर होने के बाद से इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर जो हमें मिलेगा पेयरिंग के बाद से वो कुछ ऐसा मिलेगा। यहाँ पे हमने 3D बना लिया, यहाँ पे हमने 4s बना लिया, यहाँ पे हमने 4p बना लिया। इसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लिए 3, ठीक है, और ये 4। ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, इसमें भी पेयर्ड है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें आ जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, पेयर्ड हो जाएगा। और ये जो ऑर्बिटल है ये क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा। DMG के कितने मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे, 2 हैं, और दोनों मिल करके कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हम 4 ऑर्बिटल बना लेते हैं। इन सब में क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक DMG 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 2 DMG कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 4। यानी कि हमें 4 कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स के लिए, लिगेंड्स के ऑर्बिटल के लिए हमें 4 वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, किसके, निकिल के, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम के। तो हम यहाँ से 4 ऑर्बिटल लेकर के उनकी क्या करते हैं, इंटरमिक्सिंग कर लेते हैं। कैसे, हाइब्रिडाइजेशन से। तो यहाँ पे 4 ऑर्बिटल लेंगे और ये क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होगा, यानी इंटरमिक्सिंग होगी। इंटरमिक्सिंग करेंगे तो हमें यहाँ से 4 ऑर्बिटल वैकेंट मिल जाएंगे, 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स। एक क्या है, एस है, सॉरी ये क्या है, ये 3D है ना, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, इसको हम लिख लेते हैं D। तो लिख लेंगे, पहले क्या है, ये एक ऑर्बिटल क्या है, ये एक ऑर्बिटल है D, तो हम इसको लिख लेंगे D। दूसरा क्या है, S है, और 2 क्या है, ये 2 p ऑर्बिटल, तो यहाँ पे हम p2 लिख लेते हैं। तो 4 ऑर्बिटल्स हो गए ये चारों, ठीक है। तो ये 4 वैकेंट ऑर्बिटल हमें मिला, जो कि आपस में ओवरलैप करेंगे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएंगे। तो यहाँ पे जो हमें हाइब्रिडाइजेशन मिला वो क्या मिला, DsP2। क्या मिला हमें, DsP2, ठीक है। तो DsP2 के लिए हम स्ट्रक्चर क्या क्या मिलेगा हमें, DsP2 के लिए स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जो भी था वो सब क्या हो गए, पेयर्ड हो गए। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। तो मैग्नेटिक बिहेवियर इसका क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। स्पिन मल्टीप्लिसिटी यानी कि एस की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि सारे के सारे पेयर्ड हैं, सारे की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। एक भी अनपेयर्ड होता तो कुछ वैल्यू इसकी आती। अब इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है, डिटेल में। आइए, तो यहाँ पे है DMG, जिसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था, 4 आया था, 4 लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया था, +2 लिख लेते हैं। ये आपसे निकालने के लिए नहीं कहेगा, और जब तक आप इसको निकालेंगे नहीं तब तक क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन, अब जितने प्रोसेस हमने बताया है उसको यहाँ पे लिख लेंगे, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। और हाइब्रिडाइजेशन हमने बताया कितना निकल के आया था, DsP2, ठीक है। कितना निकल गया है, DsP2। DsP2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या शेप क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होती है, उसके लिए जो ज्योमेट्री होती है वो होती है स्क्वायर प्लेनर। क्या होती है, स्क्वायर प्लेनर। अब मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक बिहेवियर, सिंस उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं थे, सारे के सारे क्या थे, पेयर्ड थे। तो जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाया मैग्नेटिक। क्या बोलते हैं, डायामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि म्यू, ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक के लिए 0 होता है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। स्पिन मल्टीप्लिसिटी, वहाँ पे भी सारे के सारे पेयर्ड है, तो सबकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो एस की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आएगी। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है 2s + 1 में एस की वैल्यू 0 रखेंगे
और इसको सॉल्व करेंगे तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं DsP2 लिखा हुआ है, 3D यूज़ हुआ है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम किस टाइप का कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं, इसको हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जब ये डी बाहर यहाँ रहता है, sp2 के बाद डी रहता है, तो इसको हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो अगर आपसे भी पूछ ले कि ये किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल की आउटर, तो क्या कहेंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है तो क्या होती है उसकी, लो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है। यहाँ पे जैसे कि कितना आया है, 1 आया है, हमने बताया था कि लो स्पिन मल्टीप्लिसिटी यानी कि एस की वैल्यू क्या आती है उसमें, 0 आती है, तो लो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का कंपाउंड भी इसको बोल सकते हैं। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। नेक्स्ट है NiCN4 2 माइनस, इनको भी निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे जो है सी एन नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 4। ठीक है, तो सी एन कैसा है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, इसके पास एक माइनस चार्ज होता है जो कि ये डोनेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेंटिसिटी इसकी क्या लिख लेंगे, 1, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे, निकल का x मान लेते हैं, कितने Cn है, यहाँ पे 4 Cn है, इस पर चार्ज कितना होता है, -1 चार्ज होता है, और इस पर ऑलरेडी कितना चार्ज दे रखा है, -2। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो निकल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये -4 हो जाएगा, इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, +4 में से ये 2 माइनस कर देंगे तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, +2। यानी कि यहाँ पे निकल की जो ऑक्सीडेशन वैल्यू निकल के आई, कितनी आई, +2। यानी कि निकल पे कितना चार्ज होगा, निकल पे +2 चार्ज होगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे भी दो चीज़ें निकल गई, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ऑक्सीडेशन नंबर +2। अब हाइब्रिडाइजेशन निकाल के हम देख लेते हैं। सेम, अब +2 तो आ गया, तो सेम ऐसे ही वो भी निकल जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल सेम हो गए हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे देख लेते हैं निकाल के। निकल 28 होता है, इस पर अगर +2 चार्ज है तो हम इसको यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसके पहले हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आर्गन, और 3D क्या हो जाएगा यहाँ पे 8। 4s क्या होता है, एम्प्टी हो जाएगा। 4p भी क्या होता है, एम्प्टी होता है। ये हमने डायरेक्ट यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट लिखा है, आप पहले ग्राउंड स्टेट लिख लेंगे। ठीक है, अब इनका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 3D का ऑर्बिटल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे 3D, उसके बाद से लिखेंगे 4s, उसके बाद से लिखेंगे 4p का ऑर्बिटल, 4s, और ये हो जाएगा 4p। इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचे हुए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पेयरिंग होगी कि नहीं होगी। तो Cn कैसा लिगेंड है, Cn यानी कि कार्बन कंटेनिंग लिगेंड है, तो यहाँ पे कैसा लिगेंड हो जाएगा, ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो क्या होगी, पेयरिंग होगी। ठीक है, तो पेयरिंग होगी, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पेयरिंग होगी। पेयरिंग कराएंगे तो ये यहाँ चला जाएगा और ये ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएगा। फिर से हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे 3D, तो ये हो जाएगा। इसको हम इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं, यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी इस टाइप से, और ये ऑर्बिटल वैकेंट हो जाएगा। यहाँ पे हम 4s लिख लेंगे, यहाँ पे हम 4p लिख लेंगे। ये हो गया 3D, ये हो गया 4s, और ये हो गया 4p। अब हम क्या कराएंगे यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन, ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग कराएंगे। तो कितने ऑर्बिटल्स हमें चाहिए, Cn कितना है, 4 Cn है, तो 4 Cn के लिए कितने ऑर्बिटल्स हमें चाहिए, 4 हमें वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। चारों Cn के पास एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि ये चारों हो गए इसके, तो हमें 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो हम 4 ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग करेंगे। ठीक है, तो 4 ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग हमने यहाँ पे कर दी, मिल गए हमें कितने, 4 ऑर्बिटल्स मिल गए। ठीक है, ये क्या है D, ये क्या है S है, और ये 2 P मिलके क्या हो जाएंगे, DsP2 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मिला, DsP2। DsP2 के लिए स्ट्रक्चर क्या आता है, इसके लिए आता है स्क्वायर
प्लेनर। कौन सा स्ट्रक्चर आता है? स्क्वायर प्लेनर। कितना सिंपल है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे सब निकाल लेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे पेयर्ड हैं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होता है? मैग्नेटिक बिहेवियर डायामैग्नेटिक होता है। अगर इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते तो क्या हो जाता हो? मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक हो जाता। क्लियर है? डायामैग्नेटिक है इसलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि म्यू भी क्या होगा? ज़ीरो होगा। और स्पिन कितना होगा? स्पिन भी यहाँ पे क्या होगी? ज़ीरो होगी। एस की वैल्यू भी ज़ीरो होगी क्योंकि यहाँ पे सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर रहे हैं। तो सबकी एस की वैल्यू ज़ीरो आएगी, तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो कितना आएगा? एस की वैल्यू तो ज़ीरो ही आएगी। क्लियर है इतना? तो इसको हम लिख लेते हैं। जब भी आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर यहाँ तक ज़रूर बनाएंगे, तभी तो ये हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा, ठीक है। तो ये भी मेंशन जरूर कर देंगे कि लीगेंड है वो कैसा है। स्ट्रॉन्ग फील्ड है इसलिए यहाँ पे पेयरिंग हो रही है, ठीक है। अगर वीक फील्ड होता तो कोई बात नहीं, पेयरिंग नहीं होती, हम सीधे हाइब्रिडाइजेशन निकाल देते हैं, ओके। तो अब हम लिख लेते हैं इनके स्ट्रक्चर्स सारे जो भी हैं। तो जैसे यहाँ पे है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था? 4 आया था। ऑक्सीडेशन नंबर आया था +2। हाइब्रिडाइजेशन हमने निकाला ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना के, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना आया? इसका भी आया DsP2। DsP2 के लिए शेप हमें पता है क्या होता है? इसके लिए शेप होता है स्क्वायर प्लेनर। क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। मैग्नेटिक बिहेवियर इसका क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक हो जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। स्पिन मल्टीप्लिसिटी यानी कि एस की वैल्यू ज़ीरो है तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू इसकी कितनी आएगी? 1। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने निकाल ली। अगर मान लीजिए स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहता तो आप क्या करते? निकिल, यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम कौन है? निकिल, इसको लिख लेते। और स्क्वायर प्लेनर के लिए हमने आपको स्ट्रक्चर बताया था ना, ये लिगेंड है तो CN हो जाएगा, ये CN हो जाएगा, 4 CN हम यहाँ लगा लेंगे। ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए कहेगा तो हम इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर भी बना देंगे, यहाँ पे -2 चार्ज लगा देंगे। ये इसका हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है FeCN6 4-। अब इनका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं। तो कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं? 6। डेंटिसिटी कितनी है? CN की डेंटिसिटी 1 होती है, मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आया? 6 निकल के आया, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे Fe का, तो Fe के लिए हम पहले क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। CN 6 CN है, 6 -1 करेंगे, इस पर ऑलरेडी कितने चार्ज है? -4 चार्ज है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -6 उधर जाके +6 हो जाएगा, +6 से -4 जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? +2। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? +2। यानी कि Fe पे कितना चार्ज होगा? Fe2+। एक्साइटेड स्टेट में इसका चार्ज कितना आ जाएगा? Fe2+, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें निकल गई। पहले कोऑर्डिनेशन नंबर आया 6, ऑक्सीडेशन नंबर आया +2। अब हम निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। कैसे निकालेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन हम लोग, ठीक है। तो निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। आयरन जो है Fe, यहाँ पे Fe लिख लेते हैं। Fe इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26, ठीक है। तो अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो ये हो गया आर्गन, आर्गन यानी कि 18। उसके बाद से हो जाएगा 4s2 और 3d कितना हो जाएगा? 6। ये कितने हो जाएंगे टोटल? 26। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा है? ग्राउंड स्टेट में, यानी कि जब इस पर कोई चार्ज नहीं है। जब इस पर चार्ज आ जाएगा यानी कि जब ये Fe2+ हो जाएगा, यानी कि ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाए? इसका कन्फिग्रेशन का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑर्गन 18, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे 4s2 से, तो ये क्या हो जाएगा फिर 3d6। और इधर 4s जो होगा 4p ऑर्बिटल जो होगा ये सब वैकेंट ऑर्बिटल्स बचेंगे, ठीक है। अब हम इनका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हो जाएगा 3d के लिए, ठीक है। तो 1 2 3 4 एक ऑर्बिटल और 5, और ये हो जाएगा 6, ठीक है।
और उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा 4s और इसके बाद से ये हो जाएगा 4p। अब ये देखते हैं सी एन कैसा लिगेंड है। अब तो आपको पता चल गया होगा सी एन कैसा लिगेंड है, ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ओके, तो क्या होगा इसके प्रेजेंस में, इसके प्रेजेंस में होगी पेयरिंग। तो हम यहाँ पे क्या करा लेते हैं, पेयरिंग। यहाँ पे क्या हो जाएगी, पेयरिंग, क्योंकि यहाँ पे सी एन क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। पेयरिंग होगी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो जब पेयरिंग हो जाएगी तब इनका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर फिर से एक बार बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गई पहले पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये आफ्टर पेयरिंग और ये आफ्टर पेयरिंग। यहाँ पे दोनों ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, वैकेंट हो जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ चलाएगा और ये जो है यहाँ चलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑर्बिटल वैकेंट हो गए और ये बचा 4s और ये हो गया 4p। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3d हो गया, 4s हो गया और ये क्या हो गया, 4p हो गया। अब हम कराएंगे यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के लिए कितने हमें वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, सी एन यहाँ पे 4 है, यानी कि 4 पेयर 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, जो कि इन्हें 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए होगा ओवरलैपिंग के लिए। ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करने के बाद से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने के थ्रू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, तो 4 ऑर्बिटल चाहिए हमें, तो देख लेते हैं 4 चाहिए या कितने यहाँ पे कितने और जो एफ ई के सी एन थे, क्वेश्चन क्या था, एफ ई सी एन 6 था आई थिंक। तो यहाँ पे हमें सी एन के 4 नहीं, ये पहले वाला था सी एन, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल, आप क्वेश्चन में जाके देख सकते हैं कितना है, एफ ई सी एन 6 है। तो हमें यहाँ पे 6 सी एन मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें 6 सी एन मॉलिक्यूल्स के लिए हमें ऑर्बिटल भी कितने चाहिए, 6 ऑर्बिटल चाहिए। तो हम 6 ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग करेंगे, 2 यहाँ से ले लेंगे 3D से, एक 4s से और 3 कहाँ से ले लेंगे, 4p से ले लेंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, 6। तो जब हम इनका हाइब्रिडाइजेशन करेंगे ऑर्बिटल्स का, यानी कि इंटरमिक्सिंग करेंगे, ये हाइब्रिडाइजेशन है, तो इंटरमिक्सिंग करेंगे तो हमें यहाँ से 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ नीचे जगह नहीं है, ऊपर हम इसका हाइब्रिडाइजेशन लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा इनका हाइब्रिडाइजेशन, 2 d ऑर्बिटल्स है तो d2 लिख लेंगे, एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है। टोटल कितने हो गए ऑर्बिटल, 6, 2 d के, एक s के और 3 p के, टोटल d2sp3। हमें 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स मिल गए, किसके लिए, ओवरलैपिंग के लिए। अब हमारा कंपाउंड बन जाएगा। तो d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, दोनों चीज़ें निकल गई। यहाँ पे भी वही चीज़ है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, और मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, एस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ तक तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो लिख लेते हैं फिर हम इसको, जो भी इनकी प्रॉपर्टीज़ है। देखिए यहाँ पे 6 है, ये ऑक्टाहेड्रल है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना आ रहा था, 6 आया था। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया था, +2 आया था। हाइब्रिडाइजेशन हमने कितना निकाला, d2sp3, d2sp3। शेप इसके लिए क्या हो जाएगा, शेप इसके लिए हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर, उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं थे, सारे के सारे पेयर्ड थे, तो मैग्नेटिक बिहेवियर इसका क्या हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट डायामैग्नेटिक के लिए क्या होता है, 0 होता है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी, 2s + 1, तो s की वैल्यू 0, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ 1 आ जाएगी। तो हम यहाँ से अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहें एफ का, तो ये हो जाएगा एफ, ये इधर सी एन, एक सी एन इधर, ये सी एन, ये सी एन, एक ऊपर और एक सी एन नीचे, तो ये हो जाएगा इनका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। इस पे चार्ज कितना है, 4-, तो यहाँ पे 4- चार्ज लगा लेंगे, ये हो जाएगा इसका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। क्लियर है यहाँ तक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है CuF6 3-। ठीक है, तो CO किसको बोलते हैं, कोबाल्ट को बोलते हैं। ठीक है, तो निकाल लेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक ऑर्डिनेशन
नंबर। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं? 6 हैं। एफ की डेंसिटी कितनी होती है? 1 होती है। ये मोनोडेंटेट लिगेंड होता है फ्लोरीन, सिर्फ एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकल के आ जाएगा? 6। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे CO का, कोबाल्ट का, कितना मान लेंगे? x मान लेंगे। F कितने हैं? F के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे 6 है। चार्ज कितना होता है F पे? -1 होता है। इधर कितना चार्ज दिया हुआ है? -3। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? ये -6 इधर जाके +6 हो जाएगा, +6 में से -3 कर देंगे तो कितना आएगा? x की वैल्यू आ जाएगी +3। यहाँ पे ऑक्सीडेशन कितना आया? +3 आया। ठीक है, यानी कि यहाँ जो कोबाल्ट होगा CO, इस पर कितना चार्ज आएगा? +3 चार्ज आएगा। ठीक है, तो दो चीज़ें यहाँ पे निकल गई, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्सीडेशन नंबर +3। अब हम निकालेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन, कि हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। तो कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 27। ठीक है, तो 27 का अगर हम ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो यहाँ पे हो जाएगा आर्गन 18, उसके बाद से 4s क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, और 3d कितना हो जाएगा 7। टोटल मिला के कितने जाएंगे? 27। ये क्या है? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जब इस पर चार्ज आ जाएगा, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर का कितना आया? 3 प्लस, तो यहाँ पे अब जब इसका चार्ज आएगा तो इसको हम लिखेंगे CO3 प्लस, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा? आर्गन 18 रहेगा, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन और 3d से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। 4s से 2 इलेक्ट्रॉन और एक 3d से निकलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3d 7 से 3d 6 हो जाएगा। 4s से सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, वैकेंट हो जाएगा, और 4p ऑलरेडी वैकेंट ऑर्बिटल था। ठीक है, अब हम इनका जो है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हम 3D का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो बना लेते हैं यहाँ पे। फिर बनाएंगे हम किसका? 4s का, और फिर हम बनाएंगे 4p का। 3D में इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लेते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6, 1 2 3 4 5, और ये क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3D, और ये हो जाएगा 4s, और ये हो जाएगा 4p। अब हम देखते हैं पेयरिंग होगी कि नहीं होगी। अब ये क्या है? F है। F यानी कि हैलोजन। हैलोजन कैसा, किस कैटेगरी का लिगेंड होता है? ये एक वीक फील्ड कैटेगरी का लिगेंड होता है, यानी कि इसकी प्रेजेंस में कोई भी पेयरिंग नहीं होगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोई पेयरिंग नहीं होगी, नो पेयरिंग। तो जब पेयरिंग नहीं होगी तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? अनपेयर्ड ही रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? फिर हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। जब पेयरिंग नहीं होगी तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन निकालना। यहाँ पे लिख देंगे क्या होगी? नो पेयरिंग। क्योंकि नो पेयरिंग क्यों? क्योंकि ये फ्लोरीन क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। अब हमें हाइब्रिडाइजेशन के लिए कितने ऑर्बिटल चाहिए? तो F के कितने मॉलिक्यूल्स है? यहाँ पे 6 हैं। हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकल के आया, कितना आया? 6 आया। तो यानी कि 6 फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स के लिए, ये जो सारे के सारे F के ऑर्बिटल्स लिगेंड्स के फील्ड होंगे, इनके लिए हमें क्या चाहिए? 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल के लिए हम क्या करेंगे? पेयरिंग तो होगी नहीं यहाँ पे, तो 6 हम ऑर्बिटल्स ले लेंगे। यहाँ पे 4p है। अब एक चीज़ यहाँ पे आप एक और चीज़ मेंशन कर लीजिएगा, अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ रही थी तो हमने लिखा नहीं, यहाँ पे 4d ऑर्बिटल भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4d ऑर्बिटल के भी 5 ऑर्बिटल्स होंगे, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 4d। आप यहाँ पे आगे मेंशन कर लीजिएगा इसको। अभी तक ज़रूरत नहीं थी इसलिए हमने 4d को नहीं लिखा था, पर यहाँ पे ज़रूरत है तो इनको हम इंटरमिक्सिंग के लिए लिख लेंगे। तो जब हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो यहाँ पे हमें 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ये ऑर्बिटल किसका है? S का। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? S लिख लेंगे। 3 हमें कौन से ऑर्बिटल मिल जाएंगे? P के। तो sp3, 3 ऑर्बिटल और चाहिए, वो किसके लिए लेते हैं हम? D के। तो यहाँ पे हो जाता है D3। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा इस तरह से कितना निकल के आ जाता है? sp3d। यहाँ पे sp3 4 ऑर्बिटल हो गए। ठीक है, तो D के 2 चाहिए, 2 और चाहिए, 3 ले लेंगे तो 7 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा यहाँ पे
जो है सही कर लेंगे, कितना हो जाएगा, D2 हो जाएगा। ठीक है, sp3D2 अब सही है। हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा इसका, sp3D2। एक s का ऑर्बिटल लेंगे, 3 p का ऑर्बिटल लेंगे, 2 d का, इनको आपस में लेकर के इंटरमिक्स कर देंगे, हाइब्रिडाइजेशन कर देंगे, तो हमें यहाँ से 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, वैकेंट 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे, जिसपे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3D2। अब इन दोनों की ओवरलैपिंग करा देंगे तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा लिगेंड और मेटल के बीच में, और इस तरीके से हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हाइब्रिडेशन निकल के आया sp3D2। उनका ज्योमेट्री यानी कि शेप क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ से हम नोट कर लेते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे, इसको हम फिर से भी आगे लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपने नोट कर लिया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो निकल के हमारा जो आया sp3D2 हाइब्रिडाइजेशन निकल के आया, यानी कि स्ट्रक्चर से क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने निकल के आए, यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, ये हो जाएगा पैरा मैग्नेटिक, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो डायामैग्नेटिक होता। ठीक है, तो अब यहाँ से जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालेंगे फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट का, म्यू इज इक्वल्स टू √2, 2 नहीं होगा, क्या होता है, n होता है, n प्लस 2 बोहर मैग्नेटॉन, ये इसका फॉर्मूला होता है निकालने का मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि म्यू। तो रख लेंगे, n की वैल्यू कितनी आई है, 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4। n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 4 + 2 bm, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के, 4 + 2 कितना होता है, 6। 6 4 जा क्या हो जाएगा, 24, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी म्यू की, √24 बोहर मैग्नेटॉन, इसको आप नोट कर लेंगे। अब बारी आती स्पिन निकालने की, तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो सबकी वैल्यू क्या होगी, या तो +½ या तो -½ हम मान लेते हैं वैल्यू इसकी कितनी है, +½ है। ठीक है, तो +½ मान लेंगे तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +½ ये प्लस ये +½ ये +½ ये, टोटल मिलके कितने हो जाएंगे, 2, यानी कि यहाँ पे s की वैल्यू कितनी आती है, 2। देखिए यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन की वैल्यू भी 2 आई, यानी कि ये कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। और d आउटर d है तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी होगा। 2 चीज़ें हम और बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसे लिख लेते हैं पहले कि क्या क्या इसमें होगा। ठीक है, हमने कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला था, कितना आया था, 6 आया था। ऑक्सीडेशन हमने निकाला था, +3 आया था। हाइब्रिडाइजेशन हमने निकाला, कितना आया, sp3D2 आया, जिसका मतलब है कि इसका शेप क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक है, मैग्नेटिक बिहेवियर हमने निकाला, क्या आया, पैरामैग्नेटिक आया। ठीक है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। मैग्नेटिक मोमेंट हमने अभी कैलकुलेट करके बताया, तो वो कितना आया था, 24 बोहर मैग्नेटॉन। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s + 1, s की वैल्यू कितनी आई थी, उधर 2 आई थी, तो यहाँ पे हम s की वैल्यू 2 रख लेंगे, 2 × 2 + 1, वैल्यू कितनी आ जाएगी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की, 5। 2 × 2 = 4 + 1 कितना हो जाएगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसकी 5। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये कैसा कॉम्प्लेक्स होगा, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। और ये आउटर डी है, अगर डी यहाँ होता तो इनर बोलते, पर यहाँ पे डी आउटर में है तो इसको एक और चीज़ बोल देंगे, कैसा कॉम्प्लेक्स है ये, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कैसा कॉम्प्लेक्स है ये, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्लियर है यहाँ तक।